हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एसएसटी में इतिहास का चैप्टर नंबर 7, विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। तो चलिए हम जानते हैं। यहाँ पे भूमिका है यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि भारत का विदेशों से संबंध प्राचीन काल से रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के राजा साइरस एवं डेरिशियस ने आक्रमण किया था। कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया व उत्तर पश्चिमी भूभाग में अनेक खानाबदोश जातियां थी जो आपस में संघर्षरत थी, यानी कि युद्ध करती रहती थी। 326 ईसा पूर्व में यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे उसके साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे और अनेक राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन जातियों ने समय समय पर भारत पर आक्रमण किए, अपने राज्य भी स्थापित किए, परंतु ये भारत से बाहर कब गए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका अभिप्राय यह है कि ये बर्बर जातियां भारतीय समाज में ही विलीन हो गई, यानी कि भारतीय समाज में ही मिल गई, भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग गई। तो ये है भारत पर आक्रमण करने वाली प्रमुख विदेशी जातियां कौन कौन सी थी? इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण और हुण। तो सबसे पहले हम करेंगे इंडो ग्रीक जाति। 250 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया के गवर्नर कौन थे? डायोडोट्स प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और इसके बाद डायोडोट्स द्वितीय, यूथिडेम्स प्रथम द्वितीय। ये प्रथम द्वितीय यानी कि पहले क्या होता था कि एक ही वंश में सेम नाम यदि 2 बार रख दिए जाते थे तो पहले को प्रथम कहते थे और दूसरी बार को किसी बच्चे का वही नाम फिर से रख देते थे तो उसको द्वितीय कहा जाता था। एंटियोक्स प्रथम ने शासन किया। डिमिट्रियस प्रथम इस वंश का पहला शासक था। तो ये ध्यान रखना कौन था? डिमिट्रियस, जिसने भारतीय भूभाग पर हमला किया और अफगानिस्तान और पश्चिमी भूभाग के प्रदेशों को जीता। डिमिट्रियस द्वितीय को हराकर यूक्रेटाइड्स प्रथम ने अपना राज्य स्थापित किया। इन शासकों की जानकारी के लिए हमें सिक्कों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। फिर भी इतिहासकारों ने अपने परिश्रम से इनका कालक्रम निर्धारित किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर था, जिसने 155 से 130 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया था। उसकी राजधानी शाकल यानी कि सियालकोट थी। उसके बाद है मिनांडर, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था। यह मूल रूप से अलसंदा के निकट कलसी का रहने वाला था, जिसकी पहचान काकेशस भूभाग के एलेक्जेंड्रिया नगर से की गई है। इसका राज्य पश्चिम में अराकोशिया से पूर्व में रावी तक, उत्तर में स्वात घाटी से दक्षिण में पंचनद तक था। इन भूभागों से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। मिनांडर ने साकेत व पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किए थे। इसे विजय भी प्राप्त हुई थी, परंतु आपसी फूट के कारण इसे वापिस जाना पड़ा। पतंजलि के महाभाष्य, युग पुराण की गार्गी संहिता व कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम से हमें इन आक्रमणों की पुष्टि होती है, यानी कि इनकी जानकारी मिलती है कि ये आक्रमण वास्तव में ही हुए थे। इसने सोटर व डिकेयाय की उपाधियां धारण की थी। ये देखिए यहाँ पर है एजिलिशस का चांदी का सिक्का, जिसमें लक्ष्मी कमल पर खड़ी है और हाथी अभिषेक कर रहा है 57 से 35 ईसा पूर्व में। फिर है मिलिंद पन्हो पुस्तक में, ये मिलिंद पन्हो पुस्तक है, मिनांडर की बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि नागसेन से अत्यधिक प्रभावित हुआ और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? मिनांडर ने। इसके सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक चक्र भी अंकित करवाया था इसने।
इसके काल को इंडो ग्रीक राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जनता इसे भगवान की तरह मानती थी और इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की राख के लिए भी लड़ाई हो गई थी। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जैसा शक्तिशाली योद्धा शासक अपनी विजयों की अपेक्षा अपने एक चिंतक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध था। एंटीआलकिड्स इस वंश का अन्य राजा था जिसने भागवत धर्म अपना लिया था। उसके काल में गवर्नर हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था जिसने 75 से 55 ईस्वी पूर्व में शासन किया था और उसके बाद शक और कुषाण राजाओं ने इनकी सत्ता को समाप्त किया था। यह है हेलियोडोरस का विष्णु ध्वज 113 ईस्वी पूर्व बेशनगर विदिशा में। उसके बाद है इंडो पार्थियन। अरसाकोज के नेतृत्व में पार्थिया यानी कि ईरान जो है वो स्वतंत्र हो गया। मिथ्राडेट्स इस वंश का पहला राजा था जिसने इंडो ग्रीक राजाओं से सिंध व झेलम नदियों के बीच का भूभाग जीत लिया था। भू मतलब जमीन का हिस्सा। इन राजाओं ने गोंडोफर्नीज सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसने शक और कुषाणों से संघर्ष करके अपना राज्य विशाल कर लिया था। इसके काल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था। अभी देखना कि संत थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक था, वो किसके काल में भारत आया था। नेक्स्ट शक। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। चीनी प्रमाणों के अनुसार हयुंगनू जाति के लोगों ने यूची जाति पर हमला किया तो यूची जाति ने पश्चिम की ओर से पलायन किया और वहां रहने वाली शक जाति को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया यानी कि भगा दिया। पतंजलि के महाभाष्य, ये बुक है पतंजलि की लिखी हुई ग्रंथ, मतलब महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। इन्हें सुदूर उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवनों के साथ रहने वाला बताया है। महाभारत में भी इन्हें शाकल यानी कि श्यालकोट से आगे उत्तर पश्चिम की ओर बर्बरों एवं यवनों के साथ रहने वाला बताया है। शकों ने कीपिन पर अधिकार किया जिससे इतिहासकारों ने कश्मीर से पहचाना है, यानी कि कीपिन को कश्मीर का नाम दिया है। मध्ययुगीन जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में शकों के आक्रमण के विषय में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार कालक नामक आचार्य मालवा के राजा गर्गभिल से अधिक नाराज था। कौन? आचार्य मालवा के राजा गर्गभिल से नाराज थे और उसे सबक सिखाने के लिए वह उत्तर दिशा में गया और शक नेताओं को आक्रमण के लिए प्रेरित किया। शक जो थे वो सिंधु नदी पार करके सौराष्ट्र प्रदेश में आए और सारे प्रदेश को आपस में बांट लिया। आचार्य कालक शकों को उज्जैन ले गया जहां उसने गर्गभील शासक को परास्त करके बंदी बना लिया, हरा करके बंदी बना लिया। मालवा में शक राज्य स्थापित हुआ जिसे विक्रमादित्य द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस जैन ग्रंथ में कितनी ऐतिहासिकता है यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बिना आधार के इसे निर्मूल भी नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में शकों के 4 राज्य मिलते हैं। कौन से? उत्तर पश्चिमी यानी कि तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैन, पूर्व में मथुरा और दक्षिण में नासिक। तक्षशिला के शक माउज इस वंश का प्राचीनतम राजा था। कौन? माउज, जिसके सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं जिन पर ख्रोष्टी लिपि में राजा तिराज महान लिखा है। इसके उत्तराधिकारी एजेज प्रथम व एजेज द्वितीय थे जिनकी जानकारी केवल सिक्कों से ही मिलती है। इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्नीज ने इस वंश का अंत किया था। उसके बाद है मथुरा के शक। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोडाव राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन दोनों को महाअक्षत्रप कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो गई जब महाअक्षत्रप खरपल्लान व अक्षत्रप वनस्पर ने कनिष्क की अधीनता स्वीकार की। यह राजुल का मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख
प्रथम शताब्दी, और यह है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन 150 ईस्वी, भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ये ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख, इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। नासिक के शक, यहाँ के दो शासकों भूमक तथा नहपान का उल्लेख मिलता है। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक व पूना का इलाका शामिल था। नासिक गुहा अभिलेख में इनकी जानकारी दी गई है। नहपान की राजधानी मिनग्गर थी। इस वंश का पतन गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा किया गया था। उज्जैन के शक, इस राज्य की स्थापना चस्टन ने की थी। इसके मुद्राओं पर चैत्य प्रतीक मिलता है, संभवतः उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। रुद्र दमन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसके जूनागढ़ अभिलेख में हमें बहुत जानकारी मिलती है। उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणापथपति शातकर्णी को युद्ध में 2 बार हराया। उसने सिंधु सोवीर का प्रदेश भी जीता। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्त वंश के समय इस वंश का अंत हुआ। जीर्णोद्धार होता है कि उसका दोबारा से मरम्मत करवाना। कुषाण, कुषाण यूची जाति का ही एक हिस्सा थे, जिसे हुण जाति से निकाल दिया गया था। ये कौन सी जाति? यूची जाति का हिस्सा थे। ये जाति दक्षिण की ओर से आगे बढ़ी और इन्होंने शक जाति पर हमला करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इन संघर्षों के दौरान यह जाति 5 भागों में बट गई और उन्हीं 5 में एक भाग कुषाणों का था। ईसा की पहली शताब्दी में इस कुषाण शाखा ने अन्य 4 को भी जीत लिया और अपना राज्य स्थापित किया। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? कैडफिसिस प्रथम, यह इस वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसका साम्राज्य सिंधु नदी और ईरान की सीमा के बीच था। इसने इंडो ग्रीक एवं इंडो पार्थियन राजाओं को हराया था और इसका राज्य संभवतः 40 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा। कैडफिसिस द्वितीय, इसने शक राजाओं को हराकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मथुरा, वाराणसी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसने भी अनेक उपाधियां धारण की, जैसे महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, देवपुत्र आदि। उसने शैव धर्म को अपनाया, परंतु वह अन्य धर्म का भी सम्मान करता था और इसका राज्यकाल संभवतः 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक था। उसके बाद है कनिष्क। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी आधुनिक पेशावर यानी कि जो पुरुषपुर नाम से जानी जाती थी पहले, जिसे उसने सार्वजनिक भवनों, महलों और बौद्ध विहारों से सजाया था। इसने एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, जो लकड़ी की 13 मंजिला का था। ये क्या है? कैडफिसिस द्वितीय कनिष्क का पिता है। और ये कैडफिसिस कांसे का सिक्का, एक तरफ राजा है और दूसरी ओर नंदी के साथ शिव भगवान है। यहाँ है भिक्षु का मतलब होता है बौद्ध साधु। कश्मीर की विजय, ये कनिष्क द्वारा प्राप्त सफलताएं हैं। सबसे पहले कश्मीर विजय है। कनिष्क ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की और वह इसे इतना अच्छा लगा कि वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर की ही स्थापना की, जहां आज भी एक छोटे से गांव के रूप में वो जाना जाता है, जिसे निस्पोर के रूप में जानते हैं। यानी कि आज उस गांव का नाम क्या है? निस्पोर। शक राजाओं के साथ युद्ध, उसने पंजाब, मथुरा एवं उज्जैन के शक राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। मगध की विजय, कनिष्क की महत्वपूर्ण सफलता मगध की विजय है। चीनी और तिब्बती प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि उसने पाटलिपुत्र पर हमला किया और राजा से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु मांगी, जो राजा ने उसे बौद्ध भिक्षु अश्व घोष को दे दिया। यानी कि जो बौद्ध अश्व घोष है वो एक बौद्ध भिक्षु थे। ये बंदा था एक अश्व घोष नाम से, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था, और अश्व घोष इसी के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने? राजा कनिष्क ने। चीन के राजा ने के विरुद्ध सफलता, कनिष्क ने चीन के राजा के पास अपना राजदूत यह कहकर भेजा कि वहां उसके दीनता
कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। चीन के राजा ने राजदूत को बंदी बना लिया। उसके बाद चीनी राजा का कनिष्क के साथ युद्ध हुआ तो कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा, परंतु अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ चीन पर हमला किया। परिणाम स्वरूप उसे काशगर, यारकंद और खोतान प्राप्त हुए, यानी कि ये जो इलाके थे वो उसने जीत लिए। उसके बाद है बौद्ध मत। कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसे स्वीकार किया, लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर सभी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जो उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है। उसके प्रयासों से ही बौद्ध मत जो था मध्य एशिया, चीन, तिब्बत आदि प्रदेशों में फैला। कनिष्क ने प्राचीन बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया तथा नए स्तूप विहारों का निर्माण करवाया। भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता दी। महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियां इस काल में बनी। ये है अश्व घोष, नागार्जुन, वसुबंधु और दिग्नाग। उसके काल में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कुंडलवन यानी कि कश्मीर में बुलाई गई। ये सारे क्या है, विद्वान है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। और चौथी महासभा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, जिसमें 500 के लगभग भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस सभा के प्रमुख धर्माचार्य कौन थे? अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन आदि थे। बौद्ध धर्म में आए अनेक मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका और बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। जो प्राचीन सिद्धांतों में ही विश्वास रखते थे वो हीनयान कहा गया उनको, और जिस वर्ग ने समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, उसे महायान संप्रदाय के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि बौद्ध धर्म था जो 2 भागों में बटा, एक हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ पर टीका लिखी गई जिसे महाविभाष कहा गया। कला व साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। कनिष्क कला और साहित्य का भी संरक्षक था और उस काल में ऐसे अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। उस काल में मूर्ति निर्माण में गांधार कला का विकास हुआ, जिसमें मूर्ति बनाने के तरीके यूनानी थे। कौन सी में? गांधार कला में यूनानी तरीके से मूर्तियां बनाई जाती थी, परंतु मूर्तियां जो थी वो भारतीय देवी देवताओं की ही बनाई जाती थी। इसी भांति सारनाथ भी मूर्ति कला के केंद्र बने। उस काल में साहित्य भी बहुत लिखा गया। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद ग्रंथ लिखे थे। अश्व घोष वही था, पीछे आया था ना, कनिष्क को जो राजा ने उपहार में दिया था, यानी कि जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी वो अश्व घोष था। और अश्व घोष ने बौद्ध भिक्षु था एक, इसने लिखा था बुद्ध चरित्र सौंदरानंद ग्रंथ। और नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार प्रसार किया। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की। किसने? नागार्जुन ने। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता भी उसी काल में लिखा गया था। आर्थिक उन्नति। कनिष्क के काल में भारत का व्यापार सबसे उन्नत था। यह रोम, दक्षिण भारत, चीन और पार्थियन साम्राज्य तक फैला हुआ था और इन प्रदेशों में भारत से जो सामान जाता था उसके बदले में सोना चांदी ही आता था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत उस समय बहुत धनी बन गया था। त्रिपिटक के कुछ शब्दार्थ है। त्रिपिटक बौद्धों के 3 विशेष ग्रंथ है जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रि संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है 3, तो 3 विशेष ग्रंथ है ये। हीनयान बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानने वाले थे हीनयान, और महायान नए विचारों को अपनाने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। अब है हुण। कुषाण वंश के बाद एक अन्य बर्बर जाति ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्हें हुण या श्वेत हुण नामों से भी जाना जाता है। भारत में इनका प्रवेश 5वीं सदी में होता है और 150 वर्षों तक ये राज्य करते रहे। चीनी स्रोतों के अनुसार हिंगनू यानी कि हुण जंगूरिया नामक स्थान पर रहते थे, जिन्होंने 165 ईसा पूर्व के लगभग यूची जाति को पश्चिमी उत्तर सीमा से बाहर निकाला और कुछ समय ये स्वयं भी पश्चिम की ओर बढ़े। इनकी 2 शाखाएं थी, एक यूरोप की ओर बढ़ी और दूसरी आक्सस घाटी में बस गई। इन्हीं लोगों ने पर्शिया यानी कि ईरान पर
हमला किया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर ये भारत की ओर मुड़ गए और 465 ईस्वी में इन्होंने गांधार को जीत लिया। यह भारत पर हुणों के आक्रमण का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है, जब उसने हुणों को भयंकर युद्ध में परास्त किया था। तोरमान का आक्रमण, ये 485 ईस्वी से 51 तक था। 5वीं सदी के अंत में तोरमान नामक हुण राजा का उल्लेख मिलता है, जिसने ईरान के राजा पिफरोज की हत्या करके अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आगे बढ़कर पंजाब व कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने गुप्तों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की और उसने पश्चिमी क्षेत्र मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उसकी पुष्टि अभिलेख, सिक्कों व साहित्य से भी होती है। उसने योद्धेय, मालव, मद्र और अर्जुनाय गणराज्यों को भी नष्ट किया था। इसके बाद वह सौराष्ट्र व पूर्वी प्रदेश मगध को रोंदता हुआ गौड़ नगर तक पहुंचा। इसके सिक्के कौशाम्बी व काशी तक मिलते हैं। मंजूश्री मूल कल्प में भी इसका उल्लेख है। आगे है मिहिर कुल। 510 ईस्वी में तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बना। वह बहुत क्रूर था, यानी कि निर्दयी था। उसने बौद्ध विहारों, चैत्य मठों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पाटलिपुत्र पर मिहिर कुल ने अधिकार करके गुप्त राजा बालादित्य का पीछा करना शुरू किया, और जिसने एक टापू पर शरण ली हुई थी। मिहिर कुल जब द्वीप पर पहुंचा तो बालादित्य के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया, परंतु उससे राज्य छीन लिया। कश्मीर के राजा ने उसे शरण दी, परंतु वह उस शासक को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने यशोधर्मन के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बनाकर मिहिर कुल को पूरी तरह परास्त कर दिया था। मिहिर कुल की पराजय से हुणों की शक्ति क्षीण हो गई। केवल छोटे छोटे सामंतों के रूप में वे उत्तर पश्चिमी भारत में राज्य करते रहे और भारतीय समाज में ही विलीन हो गए। इस प्रकार ये कौन सा है? यशोधर्मन का मंदसौर सौर अभिलेख, जिसमें मिहिर कुल को हराने का वर्णन है, और इसकी भी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इस प्रकार प्राचीन काल में भारत पर विदेशी जातियों इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण और हुणों ने आक्रमण किया, लेकिन ये जातियां भारत में आकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं दर्शन से प्रभावित हुई तथा भारतीय संपर्क में आने से शीघ्र ही ये भारतीय जनमानस में घुल मिलकर लुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है कि आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छाटे। संत आएगा। संत थॉमस किसके काल में भारत आए थे? तो ये आए थे गोंडो फर्नीज के काल में। आयुर्वेद ग्रंथ डैश कुषाण काल में लिखा गया था। तो आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता जो था ये कुषाण काल में लिखा गया था। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पेशावर थी। इंडो ग्रीक वंश का पहला शासक कौन सा था? डिमिट्रियस प्रथम था। कनिष्कपुर नगर की स्थापना कहाँ हुई थी? कश्मीर में की गई थी। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिनांडर की राजधानी शाक्कल यानी कि सियालकोट थी। बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना हेलियोडोरस ने की। किसने? हेलियोडोरस ने। थर्ड है कि कैडफिसिस द्वितीय शैव धर्म को अपनाने वाला प्रथम कुषाण था। कौन? कैडफिसिस द्वितीय। फोर्थ है हमारा कि चीन के क्षेत्रों पर अधिकार करने वाला शासक कनिष्क था। बौद्धों की चौथी सभा डैश स्थान पर हुई थी? कौन से? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, कुंडलवन नामक स्थान पर बुलाई गई थी। अब है उचित मिलान करें।
उचित मिलान में है कल्काचार्य। कल्काचार्य कौन है? एक जैन लेखक हैं। अशोक घोष। अशोक घोष ने क्या किया था? अशोक घोष ने एक बौद्ध विद्वान थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु थे, अभी पढ़ा था हमने, बौद्ध विद्वान है। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्र दामन से संबंधित है। और मथुरा सिंह शीर्ष, ये राजुल से। और कनिष्क क्या था? कनिष्क ने सबसे पहले कश्मीर को विजय किया था। ठीक है। उसके बाद है राइट रॉन्ग, यानी कि सही और गलत। इंडो ग्रीक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर था, बिल्कुल सही है। कुषाण शक जाति का हिस्सा थे? नहीं, कुषाण शक जाति का हिस्सा नहीं थे। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया, ये सही है। तोरमान की मृत्यु के बाद मिहिर कुल शासक बना, ये भी सही है। और कनिष्क ने वसुमित्र के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया, ये गलत है, वसुमित्र नहीं है, यहाँ पे आएगा अशोक घोष के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लघु क्वेश्चन। किन प्रमुख विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किए? तो चलिए इनको करते हैं अब हम। ये रहा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है किन प्रमुख विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किए? तो ये थी इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों ने भारत पर हमले किए थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भारत में शकों के 4 राज्य कौन से थे? तो ये आप कोई भी 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। थर्ड है हमारा कि कुषाण वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। तो ये है कैडफिसिस प्रथम, कैडफिसिस द्वितीय और कनिष्क, ये प्रमुख शासक थे। चौथी, बौद्ध महासभा के धर्माचार्य कौन थे? तो ये धर्माचार्य थे अशोक घोष, वसुमित्र और नागार्जुन आदि थे। 5 क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर कि भारत पर हुणों के आक्रमण का पहला प्रमाण किससे मिलता है? तो ये हमें मिलता है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइए विचार करें। फर्स्ट है हमारा कि मिनांडर अपनी विजयों की अपेक्षा एक चिंतक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध था, कथन की पुष्टि करें। तो मिनांडर जो है वो इंडो ग्रीक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने 155 से 130 ईस्वी पूर्व के लगभग शासन किया था। उसका राज्य पूर्व में रावी नदी से पश्चिम में अराकोशिया तक तथा उत्तर में स्वात घाटी और दक्षिण में पंचनद तक फैला था। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में मिनांडर की बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है और वह नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया। मिनांडर ने बौद्ध धर्म संबंधी प्रतीकों को अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया। वह आम जनता में बहुत लोकप्रिय था, वे उसको भगवान की तरह मानती थी। कहा जाता है कि जब मिनांडर मरा था तब दुनिया के लोग, यानी कि बहुत से जो लोग थे, वो उसके शरीर की राख के लिए भी लड़ पड़े थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिनांडर अपनी विजयों की अपेक्षा एक चिंतक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है तक्षशिला, मथुरा, नासिक व उज्जैन के शक शासकों के बारे में हमें कहां से और क्या क्या जानकारी मिलती है? तो हमारा आंसर है शक शासकों के बारे में हमें निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो पहला है कि तक्षशिला के जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है जिन पर ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग है। मथुरा के शक शासकों की जानकारी ये था तक्षशिला के, ये है मथुरा के। मथुरा के सिक्कों की जानकारी हमें सिंह शीर्ष लेख से मिलती है, मथुरा से प्राप्त है जो कि, और इस लेख में राजुल व सोडाव राजाओं का वर्णन मिलता है। अब है नासिक के शक, ये थे, देखो अलग अलग है, यह ध्यान रखना, तक्षशिला के, फिर मथुरा के, अब है नासिक के। इनकी जानकारी हमें गुहा अभिलेख से मिलती है। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था। अब है उज्जैन के शक शासकों की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और इस राज्य की स्थापना चस्टन ने की थी और उसने बौद्ध धर्म अपनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, विदेशी जातियों ने भारत पर हमला किया परंतु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होकर यहीं लुप्त हो गई, सिद्ध करें। अनेक विदेशी जातियों जैसे इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण व हूणों ने भारत पर हमले किए थे परंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुई और यहीं की होकर रह गई। जैसे इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म और राजा एंटीओलकिड्स ने भागवत धर्म अपनाया था। ये ध्यान रखना, मिनांडर ने बौद्ध धर्म और एंटीओलकिड्स ने भागवत धर्म अपनाया। वे यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए थे। उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखित है और संस्कृत जो है वो भारत की प्राचीन भाषा है। थर्ड है, कुषाण वंश के शासक कौन? कैडफिसिस द्वितीय ने शैव धर्म अपनाया और उसने भारत के अनेक अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ध्यान रखना, कैडफिसिस द्वितीय ने शैव धर्म अपनाया और कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अपनी राजधानी किसको बनाया? पुरुषपुर को, जो कि पेशावर के नाम से है। और यहाँ पर अनेक बौद्ध विहारों से सजाया था, यानी कि बौद्ध विहारों की वहां पर रचना की थी। बौद्ध विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कनिष्क द्वारा प्राप्त किन्हीं दो विजयों का मूल्यांकन करना है हमें। तो पहली है कश्मीर की विजय। कनिष्क ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी और कश्मीर से प्रभावित होकर ही उसने कश्मीर में श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था, जो आज भी एक छोटे से गांव के रूप में विद्यमान है। उसने कश्मीर में बौद्धों की चौथी महासभा का आयोजन किया था और बहुत से विहारों का भी निर्माण करवाया था। सेकंड है मगध की विजय। चीनी और तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि कनिष्क ने पूर्वी भारत में पाटलिपुत्र के शासक को पराजित किया था। पाटलिपुत्र में वह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ अपनी राजधानी पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर, ले गया था। इसी विद्वान से उसने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। कनिष्क की महत्वपूर्ण सफलता मगध की विजय है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की चौथी महासभा की उपलब्धियां बताएं। तो ये है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए थे और इन पर विचार करने के लिए कनिष्क के कुंडल वन, जो कि कश्मीर में है, वहां पर बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन किया गया और इसमें लगभग 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। और इस महासभा के प्रमुख धर्माचार्य जो थे वो कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन आदि थे। बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका और बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया। कौन से? एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान को मानने वाले बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों को ईश्वर के रूप में पूजने लगे थे तथा मंत्रों में विश्वास करने लगे थे, जबकि हीनयान को मानने वाले बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध को अपना पथ प्रदर्शक व गुरु मानते थे। इस महासभा में बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ पर टीका लिखी गई, जिसे महाविभाषण कहा गया। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा से प्रभावित हुआ था। कौन सी? महायान। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।